देखिए, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर के कई बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या विशेष रहता है, हर साल के स्थापना दिवस में कई बार कुछ आयोजन होते हैं, कई बार घोषणाएं होती हैं, कई बार इसके यहाँ पर इतिहास के परख को लेकर के जानकारियां होती हैं। और इसलिए ये जो सत्र होता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर के, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको लेकर के आपकी तैयारी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, जानकारी यहाँ पर जरूर रहनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 2025 और इससे जुड़ी हुई खास जानकारियां। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो एक राज्य के रूप में यहाँ पर अपने 75 वर्ष पूरे कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि 75 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष वाले कोई भी तिथि है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पुण्यतिथि है, स्थापना है, तो उसको लेकर के एग्जाम हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश एक राज्य के रूप में देखा है तो 75 वर्ष पूरे कर रहा है। 1950 में हम देखते हैं तो संयुक्त प्रांत जो नाम था उसको बदल करके क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का अगर पूर्व नाम भी आपसे पूछा जाए तो वो क्या था, संयुक्त प्रांत था। भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तेजी से यहाँ पर विकसित हो रहा है। राजनीतिक और आर्थिक महत्व में देखा जाए तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रखने का एक टारगेट भी रखा गया है, जो कि यूपी यहाँ पर इकोनॉमिकल पर्पज से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 में क्या खास रहा इस दिन, तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर विषय, थीम, कई बार होता है कि विभिन्न प्रकार के आयोजन में कुछ थीम रखी जाती है, कुछ विषय रखे जाते हैं और वो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो 2025 का स्थापना दिवस का जो विषय था, विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान रखिएगा मल्टीपल टाइम, विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। इस लाइन को बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर संगीत, कृषि, शिक्षा के 6 व्यक्तियों को यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया है। तो एक पुरस्कार जो वितरित किया जाता है वो भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा सम्मान यहां पर प्रदान किया जाता है, तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुछ पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश जिले का जो पहला हमने अभी बताया आपको कि संयुक्त प्रांत के नाम से हम जानते थे, और 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल संयुक्त प्रांत आदेश 1950 के माध्यम से इसे बदला गया था और नाम जो रखा गया आपका उत्तर प्रदेश। राज्यपाल रामनाईक के सुझाव के बाद राज्य ने वर्ष 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस यहाँ पे मनाना शुरू किया। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने मनाना कब से शुरू किया। देखिए 1950 में उत्तर प्रदेश नाम जरूर पड़ गया था, लेकिन तब से हम स्थापना दिवस नहीं मना रहे हैं। हमने मनाना कब शुरू किया यहाँ पे देखा जाए तो 2018 से, वो भी 24 जनवरी के दिन। चलिए बात करते हैं प्रदेश के यहाँ पे राजनीतिक महत्व की। तो सबसे पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा में कितनी यहाँ पर सीटें हैं, तो यूपी से आप देखें तो 80 जो सांसद हैं वो लोकसभा में चुनकर जाते हैं यूपी से, और राष्ट्रीय राजनीति में देखा है इसका काफी प्रभाव है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से यूपी से कितने लोग चुनकर जाते हैं, 31 सीटें जो है वो राज्यसभा से हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 9 प्रधानमंत्री, भारत को 9 प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से मिले हैं। वर्तमान में देखा है तो नरेंद्र मोदी जो है वो यूपी की ही एक सीट से जीत करके गए हैं, और वो नाम है आपका वाराणसी। तो वाराणसी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आर्थिक आकांक्षाओं की बात करें तो हम यूपी को हमेशा बीमारू राज्य के तौर पर देखते थे, जो आर्थिक तौर पे यहाँ पे पिछड़ा हुआ था, गरीबी की समस्या थी, बेरोजगारी थी, उद्योग धंधे बहुत सीमित थे, कृषि पर मूलतः यहाँ पर आपको आश्रित एक अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अब देखा जाए तो इसको लेकर के लगातार एक बेहतर स्थिति प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर के प्रदेश के द्वारा काम किया जा रहा है। बीमारू में अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, तो BI यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बिहार, M का मतलब है यहाँ पर आपका MA मध्य प्रदेश है, R का मतलब देखा जाए तो आपका राजस्थान है, और U का मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश हुआ करता था। तो यहाँ पर यूपी अपने आप को बीमारू से एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाई गई ODOP योजना, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनी हुई है, ODOP जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला और एक उत्पाद। इस अवसर पर देखा है तो राज्य के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई योजना और पहलों को भी यहाँ पे शुभारंभ किया गया।
स्थानीय उद्योगों शिल्प को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पहले स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर ही एक जिला एक उत्पाद यहां पर योजना को प्रारंभ किया गया था। ये सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर के हैं। अगला यहां पर सेगमेंट हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहां खोला गया है। तो ये थोड़ा सा जो टॉपिक है जुड़ा हुआ है महाकुंभ को लेकर के। महाकुंभ मेला क्षेत्र में देखा जाए तो मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट को यहाँ पर पंपकिन का उद्घाटन किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है, बस इतना फैक्ट है क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखा जाए तो पंपकिन जो ब्रांड है इसके संस्थापक जो है काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे अन्य धार्मिक स्थलों तक ब्रांड का यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। और इस ब्रांड की एक खास बात है कि यहाँ पर एक सात्विक भोजन और शाकाहारी भोजन यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं सभी यहाँ पर आम श्रद्धालुओं को और उनके बजट के हिसाब से, जो इसको और भी ज्यादा यहाँ पे खास बना देता है। महाकुंभ के बारे में हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि कुंभ मेला को यूनेस्को की यहाँ पे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण यहाँ पर समागम है, जिसमें पवित्र नदी में स्नान करना, डुबकी लगाने का अपना एक महत्व है। नासिक में गोदावरी, उज्जैन में क्षिप्रा, हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के स्थलों पर इसका लगातार आयोजन होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने बाकी डिटेल से पहले भी डिस्कस कर लिया है। आते हैं अगले और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। देखिए, भारत में हमने परिवहन के अलग अलग साधनों के बारे में सुना है, जिसमें हम रेल, वायुयान, सड़क मार्गों के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों तक, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो या फिर हम कहें मानवों को लेकर के, एक ट्रैवल और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साधनों के आवागमन के सुनिश्चित करने के प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें जो ट्रेड का माध्यम है वो वायुयान, रेलयान या सड़क नहीं होती है, वो है आपका समुद्री मार्ग। भारत में भी देखा जाए तो इसी चीज को भुनाने को लेकर के प्रयास करने शुरू किए गए और विभिन्न यहाँ पर जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उनको विकसित करने का प्रयास किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत की कई सारी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों में बहती हैं और इसके कारण एक राज्य से दूसरे राज्यों तक विभिन्न प्रकार के कार्गो जो यहाँ पर आपके कार्गो मतलब सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के बढ़िया यहाँ पर हम कह सकते हैं और पर्यावरण के अनुकूल और ट्रैफिक को हम यहाँ पर कम करके और तेजी से एक नए माध्यम के तौर पर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए इन अंतर्देशीय जलमार्गों का प्रयोग यहाँ पे परिवहन के साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम देखें तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय ओपन किया गया। तो यहाँ पर नया कार्यालय ओपन किया गया, तो यूपी में से क्या इसका रिलेशन है वो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए वाराणसी में अपने उप कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर यहाँ पर विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो अब कहां पर है, यूपी में खोल दिया गया है, एक वाराणसी में। चलिए बात करते हैं क्षेत्रीय कार्यालय के दृष्टिकोण से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यहाँ पर बनाया गया है, किस तरीके के कार्य करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, IWAI यानी कि केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, पहली चीज। दूसरा, वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक है आपका गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में और वाराणसी जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, ये नव स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर, जो कि टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय है। तो क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग विकास क्षेत्र का यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय है या नहीं है। तो 6 के 6 के नाम आपको ध्यान रखने हैं। यूपी में देखा जाए तो एकमात्र है, वो भी आपका वाराणसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गुवाहाटी में है, पटना में है, कोच्चि में है, भुवनेश्वर में है, कोलकाता में है और यूपी में वाराणसी में है। इसके अलावा वाराणसी जो कार्यालय है ये मझुआ से वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल और प्रयागराज तक करीब 487 किलोमीटर क्षेत्र में परिचालन का प्रबंधन करेगा। तो ये पूरा एरिया जो होगा जो क्षेत्रीय कार्यालय का है वो 487 किलोमीटर के एरिया के यहाँ पे जल परिवहन की स्थिति को देखेगा।
या उत्तर प्रदेश में अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों संबंधित कार्यों की भी यहां पर अब देखरेख करने का काम जो है वो वाराणसी के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। चलिए बात करते हैं जलमार्ग विकास परियोजना की इंपॉर्टेंस ये क्या है। सबसे पहले देखिए, ये जो कार्यालय है विश्व बैंक समर्थित जल मार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देता है और इसके माध्यम से देखा जाए तो गंगा नदी की क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखें तो नदी संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देना। नदी का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो यहां पर हम देखते हैं तो बांध बनाना और रखरखाव करना, उसकी ड्रेजिंग व्यवस्था को बेहतर करना, गाद इत्यादि को लगातार निकालते रहना, जिसके माध्यम से यहां पर इस चीजों को बेहतर ढंग से उसको क्रियान्वित किया जाएगा। ओवरफ्लोइंग की समस्या ना हो, बाढ़ जैसी स्थितियों को कंट्रोल करना हो, पानी को लगातार बना के रखना हो ताकि परिवहन आसानी से हो सके। वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया में एमएमटी और कालीघाट में एक इंटर मॉडल टर्मिनल और साथ ही फरक्का पश्चिम बंगाल में एक नया नेविगेशनल लॉक सहित सब प्रमुख यहां पर बुनियादी ढांचे इसके अंतर्गत विकसित किए गए हैं। एक और पहलू है, जलमार्ग पर देखा जाए तो क्रूज पर्यटन और निर्बाध माल यातायात को भी बढ़ावा दिया है। जैसे मैंने कहा था कि पर्यटन एक प्रमुख यहां पर पहलू होता है जिसके माध्यम से कई सारे यहां पर नए पर्यटकों को आकर्षित करना, और जलमार्ग के तौर पर यहां पर क्या क्या ऐतिहासिक से लेकर के एनवायरमेंट फ्रेंडली यहां पर लोगों को नई नई चीजों को अलग अलग राज्यों के तहत यहां पर पर्यटन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का काम करना है। कुछ सामुदायिक घाटों के विकास को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है, और ये सामुदायिक जो घाट हैं ये कहां कहां हैं, किन किन प्रदेशों में हैं, तो अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 60 सामुदायिक घाटों का देखा जाए तो यहां पर निर्माण किया जाएगा। तो 4 राज्यों में सामुदायिक घाट बन रहे हैं। इसके अलावा इन घाटों का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय जो यात्री हैं, छोटे मोटे सीमांत किसान, कारीगर, मछली पकड़ने वाले समुदायों को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय है इन सभी गतिविधियों को निगरानी करेगा और कुशल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का काम भी इसे सौंपा गया है। अब बात हो रही है जलमार्गों को लेकर के, और वाराणसी का नाम आया है, क्षेत्रीय कार्यालय विकसित हो रहे हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात आ रही है, तो थोड़ा सा जानकारी यूपी के पर्पज से भी होनी चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्गों को लेकर के स्थिति क्या है। सबसे पहले देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 30 नदियां हैं। कितनी? 30, जिसमें से 10 को राष्ट्रीय जलमार्ग यहां पर घोषित किया गया है। यह कार्यालय जो है गंगा नदी, उसकी सहायक नदी जैसे कि बेतवा है, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा, गंडक, घाघरा, कर्नाशा, यमुना पर विकास कार्यों की यहां पर देखरेख करेगा। तो नाम सभी के ध्यान रखने हैं। 10 राष्ट्रीय जलमार्ग यहां पर नदियों में घोषित किए गए हैं यूपी के, और वो 10 कौन से हैं यहां पर, ठीक है। तो ये 10 के नाम हैं, गंगा है, बेतवा है, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा, गंडक, घाघरा, कर्नाशा और यमुना। ये 10 नदियां हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर यूपी में यहां पर घोषित की है, इनका प्रयोग किया जाएगा। अब एक चीज और यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि नाम आया है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग को लेकर के, तो ये प्राधिकरण जो है इसका काम क्या है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो ये नौवहन और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए 27 अक्टूबर 1986 को देखा जाए तो इसका गठन किया गया। मुख्य रूप से जो है शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव की परियोजनाओं को संचालित करने का काम यह करता है। वहीं अंतर्देशीय जल परिवहन की बात करें तो IWT शॉर्ट फॉर्म में, सबसे पहले देखा जाए तो अंतर्देशीय जो जल परिवहन है इसके माध्यम से देश की सीमाओं के भीतर ही नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नौगम्य जो जल निगम है उनका प्रयोग करना है। उन्हीं पर देखा जाए तो लोगों, माल और सामग्रियों के परिवहन के तौर पर उनको विकसित करना, उनको उपयोग में लाना है। इसके अलावा सबसे किफायती तरीके के तौर पर इसको विकसित करना है। इसमें कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक जैसे थोक यहां पर सामानों को वर्तमान में देखा जाए तो परिवहन के तौर पर देखा है तो राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से प्रयोग करके इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। भारत के मॉडल मिश्रण में करीब यहां पर इनका 2% हिस्सा है और इसका वर्तमान समय में बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक लाभों की बात करें तो सबसे पहले देखिए इससे सस्ती परिचालन लागत और अपेक्षाकृत कम ईंधन, जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा कि आपको ईंधन की खपत अगर कम करनी है, साथ ही साथ यहां ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को भी कंट्रोल करना है और अपनी लागत को भी कम करना है, तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग हैं ये एक बेहतर साधन के तौर पर विकसित हो सकते हैं अगर आप इनको बेहतर तरीके से विकसित किया जाए तो। इसके अलावा परिवहन का कम प्रदूषणकारी साधन है। अन्य परिवहन साधनों की तुलना में देखा जाए तो भूमि की यहां पर आपको कम आवश्यकता भी पड़ती है, यानी कि आपको नए तरीके से, जैसे कि हम
हाईवेज की बनाने की बात करते हैं, एक्सप्रेसवेज बनाने की बात करते हैं, तो आपको पहले तो भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है। वो भी जितने किलोमीटर एरिया में उसको डेवलप करना है उतने किलोमीटर एरिया की भूमि का अधिग्रहण करना है। उसके आसपास के एरिया जितने भी यहाँ पे हाईवेज एक्सप्रेसवे बनने हैं उसके आसपास के एरियाज को भी थोड़ा यहाँ पर आपको कैप्चर करना है, जरूरत से ज्यादा भूमि चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे जलमार्ग ऑलरेडी डेवलप है, जलमार्ग आपको नदियां ऑलरेडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हैं, बस आपको उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बीच बीच में यहाँ पर आपको डेवलप करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नदियों में अगर आपको गाद बहुत ज्यादा है तो उनकी साफ सफाई करनी है, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना है, और इस तरीके से यहाँ पर आप बहुत ही कम खर्च में बहुत ही किफायती तौर पर इसको आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। परिवहन का आर्थिक जो अधिक पर्यावरण यहाँ पे अनुकूल एक विकसित हो सकेगा। इसके अलावा जलमार्गों का उपयोग नौकायन, मत्स्यन जैसे मनोरंजक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गया जलमार्गों को लेकर के। एक और टॉपिक यूपी का आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स को लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, और यूपी में एक बार धनौरी आर्द्रभूमि एक बार चर्चा का विषय बना है, हो सकता है एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसको लेकर के क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिकरण जिसको हम कहते हैं एनजीटी, उत्तर प्रदेश सरकार को जेवर हवाई अड्डे के पास धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के तौर पर अधिसूचित करने की जानकारी 4 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने की बात कही गई है। अब यहां पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कहा है कि सरकार धनौरी को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में वर्तमान समय में है, और एनजीटी पीठ ने अधिसूचना पूरी प्रक्रिया को 3 महीने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि स्थल को देखा जाए तो पहले ही आर्द्रभूमि का दर्जा देने के लिए चिन्हित किया जा चुका था, क्योंकि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एक हवाई अड्डे के तौर पर डेवलप हो रहा है, और उसके आसपास यहाँ पर देखा जाए तो कई बार आर्द्रभूमियों के विकसित होने से पक्षियों के आना जाना लगा रहता है। जो अगर हम देखें तो वायुयान, जैसे अभी हमने देखा कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, और एक कह सकते हैं कि विश्व के सबसे भयावह प्लेन क्रैशों में एक था। ऐसी स्थिति में कई बार यहाँ पर वायुयान के कह सकते हैं कि आवागमन के दृष्टिकोण से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कई बार सरकार ऐसी चीजों को आसपास यहाँ पर अलाउ नहीं करती है। लेकिन बात आती है विकास बनाम पर्यावरण की, कि क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके विकास किया जाएगा। तो इस संदर्भ में कई बार यहाँ पर द्वंद्व की स्थिति क्रिएट होती है, और यहीं पर यह मुद्दा देखा जाए तो जो धनौरी आर्द्रभूमि है वो इसके कारण चर्चा का एक विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की पूरी प्रक्रिया क्या है वो समझाते हैं। देखिए, प्रभागीय वन अधिकारी जिसको हम कहते हैं डीएफओ, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के डीएफओ के हलफनामे के जरिए जानकारी जो पता चलती है कि एनजीटी को बताया गया है कि प्रस्तावित जो आर्द्रभूमि वो कितनी है, करीब 112.89 हेक्टेयर में फैला है। छोटा मोटा नहीं है, 112 हेक्टेयर काफी ज्यादा है। इस क्षेत्र में देखा है तो मुख्य रूप से हम गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील के धनौरी कला, ठसराना, अमीपुर बांगर में गांव में स्थित निजी स्वामित्व वाली जो भूमि है उसको इसमें शामिल किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि भूमि मालिकों के परामर्श करने और उनकी सहमति प्राप्त करने के पश्चात 3 महीने का यहां पर समय मांगा गया है, ताकि इस प्रक्रिया को आसानी से यहां पर पूरी की जा सके। देखिए, आर्द्रभूमि अधिसूचना और रामसर स्थल की प्रक्रिया, कहीं ना कहीं जो भी आर्द्रभूमि डेवलप होती है या उनको बनाया जाता है या घोषित किया जाता है, वो रामसर स्थल को लेकर के यहाँ पर उसके अंतर्गत इन्हें साइट्स के तौर पर शामिल किया जाता है। इन्हें रामसर साइट भी यहाँ पर आपको कहा जाता है। उसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर समझौता किया हुआ है, जिसके तहत किसी भी देश में आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को उनके कुछ मानक तय किए गए हैं, जिसके आधार पर उनको घोषित किया जाता है। अभी अगर हम देखें तो राज्य जो सरकारें हैं वो संरक्षण के लिए मूल रूप से हम देखें तो झीलों, जल निकायों को आर्द्रभूमि के रूप में यहाँ पे अधिसूचित कर सकती हैं। इसके अलावा रामसर स्थल के नामकरण के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार जो है उसके अनुमोदन की आवश्यकता भी होती है। सिर्फ राज्य सरकार घोषित कर देगी तो नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को भी उसे मान्यता देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी और जैव विविधता के दृष्टिकोण से आर्द्रभूमियों की पहचान वर्ष 1971 की अंतर्राष्ट्रीय रामसर अभिसमय संधि के तहत यहां पर की जाती है, और उन्हीं विशेष संरक्षण उपायों के तहत यहां पर देखा जाए तो इन आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करने को लेकर के भी कार्य किया जाता है। अब बात करें कि धनौरी जो आर्द्रभूमि है, सबसे पहली चीज तो यह है कहां, तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में यहां पर स्थित है। दूसरा, यह ओखला पक्षी अभ्यारण्य सूरजपुर आर्द्रभूमि के निकट स्थित है। यह यमुना नदी से लगभग 15 किलोमीटर दूर यमुना बेसिन के बाढ़ क्षेत्र में
स्थित है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से अगर हम महत्व की बात करें क्षेत्र की, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि दलदलों से निर्मित यह आर्द्रभूमि संकटग्रस्त सारस क्रेन के लिए यहाँ पर आवश्यक आवास, जहां विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें देखा जाए तो मूल रूप से आपको कॉमन टील यहाँ पर है, नीलसर है, नॉर्थ पिंटेल है, ग्रेलम गीज है, वॉर हेडेड गीज है, वूली नेक्ड स्टॉक है, काली गर्दन वाला सारस है, चित्रित सारस है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूरेशियन मार्श हैरियर है। और संरक्षण की वर्तमान समय की स्थितियों के हिसाब से हम बता दें, एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में यहाँ पर इसे मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर वर्तमान समय में जैसे हमने कहा कि आर्द्रभूमियों में अक्सर पक्षी होते हैं, क्योंकि वहां पर पानी भी होता है, जिसके कारण आपको मछली इत्यादि भी आसानी से या अन्य छोटे जीव यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, और पेड़ पौधे और रहने के लिए घासी एक स्थिति भी आपको होती है। इस कारण से पक्षी काफी ज्यादा प्रवास करते हैं आर्द्रभूमियों के स्थल पर, और इसीलिए यहाँ पर देखा है इसे पक्षी ऑलरेडी एक पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। चलिए, एक और चीज जो लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है, हर साल जनवरी में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्यों को अवसर प्रदान होता है कि वो अपने राज्य की एक झांकी यहाँ पे प्रस्तुत कर सकें परेड में। इस साल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के गणतंत्र दिवस के परेड में देखा है, उत्तर प्रदेश ने भी अपनी यहाँ पर झांकी प्रस्तुत की है। और इसकी विशेषता क्या थी कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के उत्सव को यहाँ पर मनाया गया था, उसको प्रेजेंट किया गया था इस झांकी में, जो आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक समुद्र मंथन की यहाँ पर एक स्थिति को आपको इसमें दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर आप इस तरफ आप देख सकते हैं जिसमें अमृत निकलता हुआ आपको दिखाया गया है। और संगम के तट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे जो संत हैं वो स्नान करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो समुद्र मंथन, अमृत कलश और साथ ही साथ यहाँ पर देखा है तो महाकुंभ को से प्रेरित होकर के यहाँ पर ये झांकी आपको बनाई गई थी। चलिए, कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी आपको यहाँ पर बता दें। सबसे पहली चीज तो जो गणतंत्र दिवस का कौन सा था, तो 76वां गणतंत्र दिवस यहाँ पे आयोजन हुआ इस साल 26 जनवरी 1950 के यानी कि संविधान जो हमारा लागू हुआ था तब से हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस को आयोजित करते हैं। और इस साल यहाँ पर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस के भी हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं। इस झांकी की थीम क्या थी, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसको ध्यान रखेगा। उत्तर प्रदेश की झांकी की जो थीम थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत की विरासत प्रगति पर प्रकाश डालता हुआ है। उत्तर प्रदेश की झांकी की विशेषताओं के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो महाकुंभ 2025 की भव्यता को दर्शाता है, उसके विरासत और विकास के संगम की स्थिति को प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर आगे की ओर झुका हुआ एक अमृत कलश पवित्र अमृत धारा के प्रवाह के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया। और ऋषि मुनियों को शंख बजाते, संगम पर स्नान करते, ध्यान करते दर्शाया गया है। भक्तगण गंगा, यमुना, प्राचीन सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए दिखाए गए। तो ये अपनी एक कुछ हाईलाइटेड यहाँ पर उनके झांकी के पॉइंट्स थे। पौराणिक और सांस्कृतिक चित्रण के दृष्टिकोण से समुद्र मंथन के बारे में हम सबको पता है। पौराणिक कथा थी जिसमें समुद्र मंथन होता है, और समुद्र मंथन के दौरान देखते हैं कि वहां पर से ही आपको एक अमृत कलश यहाँ पर आपको निकलता है। और महाकुंभ के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के प्रतीक के तौर पर कहा जाता है कुछ बूंदें जो होती हैं कुछ स्थानों पर गिरती हैं, जहां पर आज हम वर्तमान समय में महाकुंभ को या कुंभ जो मेला लगता है उसका आयोजन भारत में 4 जगहों पर होता है। पीछे की ओर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों को कलात्मक ढंग से भी यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के संदर्भ में कुछ तकनीकी विशेषताएं हैं, जैसे कि झांकी में कुंभ कुशल सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से तकनीकी प्रगति को दर्शाया, और साथ ही प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डिजिटल तैयारियों को भी यहाँ पे प्रकाश में लाया गया था। गणतंत्र दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ था, और तब से हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाना हमने प्रारंभ किया था। और संविधान जो है भारत की संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया था, और लागू यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय संविधान अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 से यहाँ पे काफी कुछ जो सेगमेंट्स हैं हमारे संविधान में यहाँ पर उनसे लिए गए, उसमें यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और भारत का जो ब्रिटिश राज जो था वो यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त होता है, और संविधान के लागू होते ही भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। चलिए, लास्ट में यहाँ पे देखते हैं कुछ पद्म पुरस्कारों को लेकर के जो घोषणाएं हुई हैं उनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपसे, इनके बारे में भी क्या खास है। सबसे पहले तो
बिहार से करीब 7 लोगों को इसमें पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया था। गायिका शारदा सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य किशोर कुमार। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। देश भर में कितने पद्म पुरस्कारों के विभिन्न श्रेणियों में लोगों को चुना गया? तो 139 लोगों को। पद्म पुरस्कार क्या है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के तौर पर हम पद्म पुरस्कारों को जानते हैं। कौन कौन से यहाँ पे देखा है पुरस्कार आते हैं? सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार है। यह बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा को उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए यहाँ पे मरणोपरांत यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण प्राप्त होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होते हैं। इसके अलावा भारत रत्न होता है। पद्म भूषण पुरस्कार के तौर पर देखें तो यहाँ पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया है। और इसके अलावा 19 लोगों में से बिहार में एकमात्र यहाँ पर व्यक्ति थे। पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता महावीर संस्थान के संस्थापक किशोर कुमार को, बिहार से पद्मश्री प्राप्त करने वाले अन्य लोग यहाँ पर शामिल रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में निर्मला देवी और अध्यात्म में देखा है विजय नित्यानंद इत्यादि लोग यहाँ पर आपको शामिल थे। देखिए, बलिया में मिला है संभावित पेट्रोलियम भंडार, और अगर यहां पर इस पेट्रोलियम भंडार को फाइनली यहां पर हम क्रूड ऑयल का यहां पर उत्पादन करना शुरू करते हैं तो भारत की यहां पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत की भी पेट्रोलियम की जो जरूरतें हैं दूसरे देशों पर, जैसे इस समय आप देखें तो इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान ने कह दिया है कि हम होर्मुज जो यहां पर आपका जलसंधि है उसको हम ब्लॉक करने जा रहे हैं, और अगर उसको यहां पर वो ब्लॉक करता है कि जो तेल आयात की स्थिति है भारत की अभी भी अरब प्रायद्वीप के क्षेत्रों से वो बाधित हो सकती है, और इसके कारण भारत में जो है क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है। इससे क्रूड ऑयल अगर महंगा होता है तो उसी क्रूड ऑयल का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के वाहनों, ट्रैवल, परिवहन, सामानों के एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में करते हैं, और उसके कारण अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो उन सामानों की आवाजाही कारण उनके भी रेट बढ़ जाएंगे और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे इकोनॉमिक जो होगा, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होगा, इन्वेस्टमेंट इत्यादि होंगे वो यहाँ पे घट जाएंगे और भारत की इकोनॉमी जो होती है उसको यहाँ पर धक्का लगेगा। ऐसी स्थितियों से बचना है तो भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद के स्तर पर यहाँ पर डेवलप करना होगा, और इसमें काफी कुछ यहाँ पर रोल्स जो होता है, एक तो क्रूड ऑयल्स का भी है, सौर ऊर्जा को लेकर के काम कर रहे हैं, नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरीके की नई खोज भारत की ऊर्जा जरूरतों के दृष्टिकोण से दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो बलिया में प्राप्त हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं, आखिर क्या है और कितना है, क्या भंडार है, क्या जानकारी हमारे यहाँ पर निकल कर आती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भूवैज्ञानिकों के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें पेट्रोलियम भंडार की संभावना का संकेत मिला है, और ये ओएनजीसी के द्वारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बलिया में इसको लेकर के खुदाई या कह सकते हैं ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। सर्वेक्षण और अन्वेषण की अगर हम बात करें तो ओएनजीसी ने पिछले 3 वर्षों में उपग्रह, भू रासायनिक, गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय, मैग्नेटिक टेल्यूरिक सर्वेक्षण किए हैं जिससे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की यहाँ पे संभावना का पता चलता है। ठीक है, मैग्नेटो टेल्यूरिक एक ऐसी भौगोलिक भूभौतिकी विधि है जो भूमिगत विद्युत प्रतिरोधकता का यहाँ पर अध्ययन करता है। इसके माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में प्राकृतिक परिवर्तनों का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो रिलिंग कार्य यानी कि 100 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में करीब ग्राम सभा वैना रच्चुक में सागरपाली गांव के निकट एक स्थल पर 3001 मीटर तक यहां पर ड्रिलिंग शामिल की गई। 3001 मीटर नीचे तक यहां पर ड्रिलिंग की जा रही है। भूमि और बुनियादी ढांचे की बात करें तो ओएनजीसी ने 3 वर्ष के लिए 8 एकड़ भूमि यहां पर पट्टे पे ली है। 1-2 नहीं बल्कि 3 वर्षों में जाकर पूरा काम यहां पे संपन्न होता है। संभावित प्रभाव की यहां पर बात की जा रही है कि यदि पेट्रोलियम भंडार की पुष्टि हो जाती है या परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और स्थानीय रोजगार बढ़ावा दे सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को यहां पर बदलकर रख सकती है। यानी कि बलिया में अगर इसकी खोज की जाती है और यहां से हम फाइनली इस चीज को ओएनजीसी यहां पर तेल प्राप्त कर लेती है, उसका अन्वेषण करना शुरू करती है, उत्पादन करती है, तो ना सिर्फ यहां पर बलिया बल्कि पूर्वांचल, उसके साथ साथ यूपी की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से यहां पर बदल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओएनजीसी के बारे में भी आपको बता दें क्या है ये ओएनजीसी। देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस
जिसको निगम है, जिसको हम ओएनजीसी कहते हैं, ये पहले इसे हम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तौर पे जानते थे और इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में हुई। फिर उसके बाद जाकर के 1994 में हम देखें तो इसे प्राकृतिक गैस आयोग को निगम में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि कंपनी के तौर पर डेवलप कर दिया गया, और वर्ष 1997 से भारत सरकार के द्वारा 9 रत्नों में इसमें शामिल कर लिया गया। बाद में 2010 में देखा जाए तो ओएनजीसी को महारत्न का दर्जा दिया गया और भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो भारत के घरेलू उत्पादन का करीब 70% योगदान देती है। आप ध्यान रखिएगा, भारत के कच्चे तेल गैस के 70% जो हिस्सा है वो किसके पास है भारत में? ओएनजीसी के पास है। वहीं बात करें गंगा बेसिन की, तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी को कहा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के देवप्रयाग और अलकनंदा से होकर यहां पर देखा जाए आकर इसमें मिल जाती है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है और गंगा में हिमालय से कई सहायक नदियां और कुछ प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक इत्यादि आकर के मिलती हैं। और इसी गंगा जो रिवर बेसिन है, यहीं पर हम देख रहे हैं कि आपको इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक और तेल भंडारों की यहाँ पर खोज जो की जा रही है इसी गंगा नदी बेसिन के आसपास के क्षेत्रों की। बलिया में भी देखा जाए तो यही आसपास का क्षेत्र है जो कि यहाँ पर ओएनजीसी के द्वारा यहाँ पर रिसर्च की जा रही है, खोदाई की जा रही है। और अगर ऐसा यहाँ पर संभव हो जाता है तो बलिया में आपको अच्छा खासा यहाँ पे तेल भंडार मिल सकता है। ठीक है, तो आज के सत्र में यहाँ पर इतना ही रखते हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर के आज के सत्र में काफी सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं, काफी नई चीजें हैं, उनको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, रिवीजन करना है। और नेक्स्ट सत्र में हम यहाँ पर कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। आप सभी यहाँ पर टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।